कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है इंद्राणी जीएस एकेडमी पे। बीपीएससी के घटना चक्र का सीरीज कर रहे थे हम लोग, हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और अब पॉलिटी की हमारी तीसरी क्लास है। संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था की थर्ड क्लास है। घटना चक्र के आज के क्लास को लाइन बाय लाइन करने से पहले थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट का रिकैप कर लेंगे, देखेंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ाई की थी और थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेंगे जो बहुत जरूरी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स का लाजवाब सेशन लगातार आते रहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और घटना चक्र पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद हम लोग ल्यूसेंट शुरू कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक साथ चलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं थोड़ा सा। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था सबसे पहले नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, जिसको हम लोग अनुच्छेद 5 से लेके 11 में पढ़ते हैं, जिसमें कैसे आपको डोमिसाइल से किस अनुच्छेद से आपको डोमिसाइल के थ्रू यानी कि जन्म के आधार पर यहाँ आपको नागरिकता मिलती है। पाकिस्तान जाने पर, पाकिस्तान से लौट के आने पर सारी नागरिकता। फिर यहाँ कैसे एकल नागरिकता प्रणाली है कि कहीं आप दूसरे जगह की नागरिक बन जाइएगा तो अपने आप यहाँ का नागरिकता खत्म, जैसे अक्षय कुमार का उदाहरण हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार देखा था, जिसको भाग 3 में हम लोग देखते हैं। भाग 3 और अनुच्छेद अनुच्छेद आपको यहाँ पे आपको 12 से लेके 35, जिसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। मूल संविधान में कितने, आपको अगर देखिए मूल संविधान में आपसे पूछेगा कितने अनुच्छेद थे तो कितने मतलब कितने मूल अधिकार थे मूल संविधान में, तो 7 मूल अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में मात्र 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था और मौलिक अधिकार इससे हटा दिया गया था। कब हटा दिया गया था इसको, तो आप कहिएगा आपको 44वें संविधान संशोधन से 1978 से इसको हटा दिया गया था। उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, ये भी पूछता है। अच्छा, अब जो संपत्ति का अधिकार है उसको अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया गया है, याद रखिएगा। साथ ही में हम लोगों ने देखा था कि मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स होता है आपका, इसका कोई हनन करेगा या आपका फंडामेंटल राइट्स आपसे कोई छीनेगा तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 32 और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, जिससे न्यायालय को ये आपको पावर है कि 5 रिट जारी कर सकता है। वो रिट कौन कौन से थे, हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। ये 5 रिट कौन जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, मूल अधिकार हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए थे, याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से लिए थे मूल अधिकार। बात करें उसके बाद नीति निर्देशक तत्व की, जिसको हम लोग भाग 4 में पढ़ते हैं प्यारे भाइयों बहनों। भाग 4 में, पार्ट 4 भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हम लोगों ने उठाया था आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। और इसको आप चैलेंज करने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ये न्यायालय में कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। 36 से 51। उसके बाद राष्ट्रपति हम लोग देखे थे कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखे थे। अच्छा, इससे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो बीपीएससी के क्वेश्चन में नहीं था, देख लीजिएगा। जैसे अनुच्छेद 52 क्या कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वो राष्ट्रपति जो होगा भारतीय संविधान के द्वारा भारत का सर्वोच्च नागरिक होगा, ये कहता है अनुच्छेद 52 52। वही अनुच्छेद 53 कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। कार्यपालिका का समझिए क्या होगा, मतलब हेड होगा। कार्यपालिका की सारी शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। वो कौन कहता है, अनुच्छेद 53 कहता है। अनुच्छेद 54, 55, 56 ये सब राष्ट्रपति के इलेक्शन से यानी कि निर्वाचन से संबंधित है, याद रखिएगा।
और आप ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 61 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति पे महाभियोग। महाभियोग, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनको हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, इंपीचमेंट कहते हैं। अनुच्छेद 61 में उसकी पढ़ाई करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 72 आपको याद होगा, राष्ट्रपति का क्षमादान। क्षमादान यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपको कोई कानून कोई सजा दे दिया, जैसे फांसी की सजा दे दी, तो राष्ट्रपति को पावर है, मतलब उसको समझिए कि पार्डन करने का, या तो पूरा पूरी माफी कर देंगे, लघुकरण भी कर सकते हैं, मतलब उसको सजा को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब। और आप एक और अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 123, जो क्या करता है, राष्ट्रपति का आपको अध्यादेश अध्यादेश जारी करने का आपको अधिकार है राष्ट्रपति को। कोई भी बिल राज्यसभा में पास होता है, लोकसभा में पास होता है, और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करते हैं तब जाके वो क्या बनता है, तब जाके वो कोई भी बिल क्या बन जाता है, आपको अधिनियम बन जाता है। लेकिन राष्ट्रपति को डायरेक्ट भी पावर है किसी भी अधिनियम को पास कर देने का, अध्यादेश जारी करके, याद रखिएगा। अच्छा, एक अनुच्छेद और आप लोग याद रखिएगा, 108। 108 यानी कि 108 क्या है, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कब होता है, जब रोज राज्यसभा यानी कि राज्यों की सभा यानी कि अपर हाउस उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन लोगों का सदन, जब दोनों में तू मैं हो जाए, डेडलॉक की स्थिति बन जाए, तब क्या होता है, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। और उसको आहूत कौन करते हैं, आहूत करना मतलब बुलाना, आहूत उसको करते हैं राष्ट्रपति, याद रखिएगा। राष्ट्रपति को पावर है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, याद रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है, अगर लोकसभा के अध्यक्ष अगर नहीं है तो संयुक्त इसके जो आपको उपाध्यक्ष होंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होंगे तब इसके अध्यक्षता करेंगे। और जब इसके भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी जब नहीं है, तब राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, याद रखिएगा, राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं करेंगे, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, बस वह एक समझिए कि निर्णायक मत देता है। तो उसके बाद जो राज्यसभा का जो उपसभापति होंगे, उपसभापति, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। थोड़ा सा और 1 मिनट अगर आप बर्दाश्त करिएगा तो 3 क्वेश्चन हम और बता दे। बर्दाश्त करिए, बर्दाश्त करना सीखिए, घटना चक्र शुरू हो रहा है प्यारे भाई और बहनों। ठीक है, देखिए कितनी बार आपसे पूछेगा, 3 बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन 108 बुलाया गया, 108 अनुच्छेद है, बुलाया गया। कितनी बार, पहली बार बुलाया गया 1961 में, उसके बाद 1978 में, उसके बाद 2002 में। ठीक है, याद रखेंगे 1961 में जो बुलाया गया था वो दहेज निषेध अधिनियम के लिए, दहेज निषेध अधिनियम के लिए बुलाया गया था। उसके बाद 1978 में बैंकिंग सुधार के लिए, बैंकिंग सुधार अधिनियम के लिए बुलाया गया था, याद रखिएगा। और तीसरी बार जो बुलाया गया था वो पोटा के लिए, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यानी कि आतंकवाद निरोधक कानून के लिए बुलाया गया था। तो अभी तक कितनी बार आपको संयुक्त अधिवेशन हो चुका है अगर पूछेगा, तो 1961 में दहेज निषेध, 1978 में बैंकिंग सुधार, और 2002 में पोटा यानी कि आतंकवाद के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं घटना चक्र। घटना चक्र को सुदर्शन चक्र के माफिक पढ़ते हैं, श्री हरि का नाम लेके, श्री राम प्रभु का नाम लेके। चलिए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आज हमारा चैप्टर है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, देखिएगा पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री प्रमुख है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे भारत का जो प्रधानमंत्री है किसका प्रमुख होता है, राज्य सरकार का जो प्रमुख होता है, केंद्र सरकार का प्रमुख होता है, तो बिल्कुल केंद्र सरकार का ही प्रमुख होता है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे चलिएगा। देखिए भारत का संविधान अनुच्छेद 74 कहता है, भारत का संविधान अनुच्छेद 74 कहता है
कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों और प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगी। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। सरकार के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन व्यवहारिक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि राष्ट्र अनुच्छेद 74 कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति के लिए को सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए, हेल्प करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। याद रखिएगा, वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता या गठबंधन का नेता होता है। जो लोकसभा में जो बहुमत के नेता होते हैं वही प्रधानमंत्री होते हैं। आगे चलेंगे। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदन का सदस्य बताएंगे। ठीक है, तो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं प्रधानमंत्री। फॉर एग्जाम्पल मनमोहन सिंह जो थे क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे, राज्यसभा के सांसद थे। याद रखिएगा, ठीक है। तो संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी एक सदस्य का सदस्य हो सकता है, किसी भी एक सदन का सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार के प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा के प्रतिनिधि बनाए जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। देखिए, लोकसभा जो होती है वो लोगों का सदन होता है। इसका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोटिंग करता है? तो राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद और सारे विधानसभा के, आपको सारे विधानसभा के विधायक गण, यानी कि यूनियन टेरिटरी के भी, दिल्ली के भी जोड़ दिया गया है किसी एक आपको संशोधन करके। ठीक है, लेकिन जो ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट जनता चुनती है। तो ज्यादा अच्छा यही होना चाहिए कि हमारा जो प्रधानमंत्री हो वो भी चुना हुआ हो। जैसे अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आपको वाराणसी से सांसद हैं, ठीक है, और अहमदाबाद से भी सांसद हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे, अगला सवाल कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। याद रखिएगा, भारत में देखते हैं प्रधानमंत्री को भाषण देना पड़ता है लोकसभा में, लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? वो उत्तरदायी होता है। याद रखिएगा, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत, ठीक है, 75 के तहत मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्योंकि मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के जवाबदेही होता है। तो इससे 3 क्वेश्चन बनता है। किस अनुच्छेद के तहत? 75 के 3 के तहत मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और प्रधानमंत्री क्योंकि लोकसभा मंत्री परिषद का ही हेड होते हैं, तो इस चलते वो भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति या संसद के प्रति? तो केवल लोकसभा के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं जो मंत्री परिषद होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए विचार। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। पहला, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। कैबिनेट सचिव के परामर्श पर नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्या हो जाएगा, केवल एक सही है।
देखिए अनुच्छेद 77 के 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत का सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्व किए जाने के लिए मंत्रियों और उक्त कार्य के लिए आवंटित करने के नियम बनाएगा। तदनुसार इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार नियम 1961 बनाए गए हैं, जिसमें विभिन्न मंत्रालय और विभागों तथा उसके विषय के उपबंधित है। नए मंत्रालय विभाग निर्माण पुनर्गठित युक्त नियम राष्ट्रपति द्वारा संशोधन नियम बनाकर किया जाता है। इन्हीं नियमों के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन और पोर्टफोलियो आवंटित करता है। अतः कथन एक सही है और एक गलत है और दो सही है। तो याद रखिएगा क्या क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री क्या करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर प्रत्येक मंत्री का मंत्रालय राष्ट्रपति चुनते हैं। ऐसे तो चुनते प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बस हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन संविधान में जानते हैं ऑन पेपर ज्यादा पावरफुल कौन होता है, राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा, तो केवल एक सही है। आगे देखेंगे, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष स्पीकर के प्रति या संसद के प्रति। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो संसद के प्रति हो जाएगा, हालांकि लोकसभा के प्रति होता है, लोकसभा के प्रति होता है, इसीलिए आंसर देखिए यहाँ स्टार लगा हुआ है, गलत है। ठीक है, लोकसभा के प्रति होता है, तो क्योंकि संसद में ही लोकसभा आता है, लोकसभा, तो संसद इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे वही चीज लिखा हुआ है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका किसके अधीन रहकर काम करती है, कल भी मैंने आपको चर्चा किया था, तो विधायिका के अधीन रहकर कार्यपालिका काम करती है। याद रखिएगा, विधायिका के अधीन रहकर कार्यपालिका काम करती है। भारत में संसदनात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय, ये कहां से लिया गया है, ये ब्रिटेन से, ये ब्रिटेन के संसद से लिया गया है, संसदीय प्रणाली। याद रखिएगा, राजनीतिक व्यवस्था में और अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली चलता है। राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन सामान्यतः विधायिका के सांसदों में से ही होता है, और कार्यपालिका मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य की 15% की सीमा निर्धारित की गई। देखिए ये हुआ था आपको 91वां संविधान संशोधन से, 2003 91वां संविधान संशोधन 2003 से क्या किया गया कि जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद जो है आपका, वो क्या होगा, टोटल मान लीजिए राज्यसभा में, टोटल लोकसभा में मान लीजिए 100 सीट है, 100 सीट है, तो 15 से ज्यादा क्या होगा, 15 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं, 15 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं, तो 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। याद रखिएगा, 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये किस संविधान संशोधन से किया गया था, तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, वही चीज इसमें लिखा हुआ है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी, उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी भारत का महान न्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो होता है वो क्या होता है, कैबिनेट सचिव होता है, कैबिनेट सचिव। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, कमेंट करेंगे आप। ठीक है, करंट अफेयर्स में एडुटेरिया का आपको क्लास अपलोडेड करा दिया गया है, जिसमें पेज नंबर 1 से लेकर 64 तक, 1 से लेकर 64 तक जो थ्योरी है वो कंप्लीट करा दी गई है, आप चेक करना ना भूलेंगे। और वो भी पूरा नहीं है, वो बुक क्या है, वो मार्क्ड है, खाली हाईलाइटेड, हाईलाइट करके, अगर मान लीजिए पेज नंबर 1 से लेकर 64 में अगर 500 टॉपिक है तो उसको मात्र हम लोग 200 टॉपिक पे चुन के किए हैं कि इतना तो एकदम बिल्कुल पढ़ना है। ठीक है, बाकी आप पूरा बुक पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स का में कहीं से भी कुछ भी पूछता है, लेकिन जो मार्क करा के हम एडुटेरिया कराए हैं उसको तो जरूर देख लीजिएगा, मात्र 3 घंटे में 1 शॉट वीडियो है वो।
तो याद रखिएगा कौन होते हैं, केंद्र सरकार के उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं, यानी कि ये सिविल सर्विसेज आईएएस होते हैं, ठीक है, आईएएस होते हैं सबसे टॉप लेवल पे। कौन होते हैं, कैबिनेट सचिव, जिसको मंत्रिमंडल सचिव कहा जाता है, याद रखिएगा मंत्रिमंडल सचिव कहा जाता है। अब आगे, भारत के महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर एडवोकेट, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आइए पढ़ते हैं, भारत का महान्यायवादी क्या होता है, भारत का महान्यायवादी क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्ह नहीं है, हैं? अच्छा, भारत का महान्यायवादी क्या होता है नहीं पूछ रहा है, बस भारत का महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अहर नहीं है, राष्ट्रपति को विधिक मामले में परामर्श देता है, ये तो यही हो जाएगा, संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, सरकार के पूर्ण, चलिए यही बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या लिखा है हमको समझ में नहीं आ रहा, अहर नहीं है, लेकिन हालांकि गलत है, ठीक है। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है क्या होता है, राष्ट्रपति को विधिक मामले में परामर्श देता है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील कहा जाता है भारत के महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। आइए पढ़ते हैं, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी तथा भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार होते हैं। अनुच्छेद 76 के 3 के तहत महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों का पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। भारत के किसी भी कोर्ट में जाके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, कार्यवाही कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और सदन की किसी समिति में जिसमें उसका सदस्य के रूप में दिया गया है बोलो और उसके कार्यवाही के अन्यथा भाग लो, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किसी भी सदन में बैठने की क्या होती है, अनुमति होती है, ठीक है। इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का अधिकार नहीं होगा। महान्यायवादी पूर्वकालिक सरकारी सेवक नहीं माना जाता है, वह अनुमति के अधीन निजी रूप से अधिवक्ता वृत्ति भी कर सकता है। देखिए, महाधिवक्ता जो होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो अनुच्छेद 88 के तहत, 88 के तहत लोकसभा में भी जा सकता है, बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है और संयुक्त अधिवेशन में भी बैठ सकता है, लेकिन वह सदस्य नहीं बन सकता है, याद रखिएगा। वो वोटिंग नहीं कर सकता है, मतलब कोई जाके मत उत नहीं दे सकता है, वोट नहीं कर सकता है, मत नहीं दे सकता है, और इसको पूर्वकालिक सरकारी सेवक नहीं माना जाता है, इसको सरकारी सेवक नहीं माना जा सकता है। मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर चाहेंगे तो आपका भी केस लड़ सकते हैं, ये नहीं कि बस सरकार के ही विधिक सलाहकार हैं तो प्राइवेट सिविल केस नहीं लड़ेंगे, वो अपना केस भी लड़ सकते हैं। एक तरह से समझिए कि निजी रूप से अधिवक्ता वृत्ति भी उनको माना जाता है। भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है, कानूनी विषय पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी। ये अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट का वकील मतलब वकील है उच्चतम न्यायालय के, आपको न्यायाधीश नियुक्त होने की, जो सुप्रीम कोर्ट का जज जो नियुक्त होने का आपको रखता है रुतबा, मतलब योग्यता, उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। अगले सवाल पर चलेंगे, भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है वह है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते भी भारतीय संसद में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो ये हो जाएगा कौन, अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 76, ठीक है। अब वही चीज लिखा हुआ है आगे, आपको
कोई आपको जो घटना चक्र का उल्लेख है, नोट्स है, उसको छोड़ेंगे नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन जो रिपीटेड होता है, बार बार वही बात बोल दिया गया है, 2 बार हम भी बोल दिए, लिखा भी दिए, तो उसको पढ़ना मूर्खता है। और क्योंकि हमारे पास टारगेट होता है कि 1 घंटा में ही आपको 4-5 टॉपिक खत्म कर दें, उससे ज्यादा बड़ा क्लास ना हो, इस चलते हमारी भी समस्या है। ठीक है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग लेता है। कौन कौन भाग लेता है भाई? देखिए ये भी हो जाएगा, ये गलत। देखिए उपराष्ट्रपति भी सदस्य नहीं होता है, लेकिन क्या होता है उपराष्ट्रपति? राज्यसभा का पदेन सभापति। पदेन सभापति होते हैं कौन? सभापति। कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को ही आपको देखिए जगदीप धनखड़ ने जो अभी इस्तीफा दिया था, वो अनुच्छेद 67A से दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, 67A से दिया था। और इनको मत देने का अधिकार नहीं है, मताधिकार नहीं है। लेकिन ये क्या करते हैं? डेडलॉक की स्थिति में निर्णायक मत दे सकते हैं, निर्णायक मत दे सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे तो कौन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति भी हो जाएगा, महान्यायवादी दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वरीयता अनुक्रम। वरीयता अनुक्रम क्या होता है? पहले आप। अगर आप के क्लास में, अगर आप मान लीजिए आप कहीं किसी ऑफिस में हैं, आप बैठे हुए हैं, तो आपको कब उठना पड़ेगा? जैसे आपके क्लास में टीचर आते हैं तो आप उठ के गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अगर आप अभी, तो वैसा कोई जरूरी नहीं है, बोलना नियम नहीं है, लेकिन एक शिक्षक का भाव होता है कि टीचर अगर क्लास में आता है तो उसको खड़े होकर अप्रिशिएट करें। ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि वरीयता अनुक्रम होता है संविधान के हिसाब से, कि कौन सा पद टॉप पर है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा 1 मिनट में। देखेंगे भारत की वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पहले आता है? कौन सा पहले आता है? देखिए, यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और ई। अब देखिए तीनों है ना, एक ही तरह का पद है। ये तीनों जो है, तीनों का तीनों, ये कौन होते हैं? ये तीनों का तीनों एक ही तरह का पद है। मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाए आपको, यूपीएससी का आपको चेयरमैन हो गए, अध्यक्ष हो गए, और ये हो गया, ये तीनों का तीनों क्या होता है? बराबर वाला पद है। ठीक है, तो इसीलिए ई आंसर हो जाएगा। आइए पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस यानी कि वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूची 26 जुलाई 1969 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग को वरीयता क्रम में एक सम्मान रखा गया। ठीक है, 9वें क्रम पर तीनों के तीनों को रखा गया है। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, आपको चाहे आपको अजय कुमार यूपीएससी के आपको अध्यक्ष हो जाइएगा, चाहे भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कैग हो जाएंगे, तीनों के तीनों एक हैं। जबकि उच्च न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, वह मुख्य न्यायाधीश को अपने नियंत्रक के क्षेत्र में 14वें और तथा उनके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है, अतः ई है। देखिए जो हाई कोर्ट के जज है ना, वो अगर जुडिशरी में अगर बात करिएगा तो जुडिशरी में उनको न्यायिक क्षेत्र में 14वें स्थान पर, और उसके बाहर से उनको 17वें स्थान पर। टोटल अगर बात करिएगा, मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऐसे अगर जोड़िएगा, तो हाई कोर्ट के जो जज हो जाएंगे वो 17वें नंबर पे हो जाएंगे। लेकिन न्यायिक क्षेत्र में यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वरिष्ठ जज होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में भी जो हाई कोर्ट ऐसा होता है जिसमें 1 से 2 राज्यों के
राज्य होते हैं, ऐसे हाई कोर्ट होते हैं, तो उनके जज के हिसाब से हाई कोर्ट का जज के जज जो होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं, तो इस चलते 14वें नंबर पे आता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए, ठीक है, तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले राष्ट्रपति, सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, 2 के बाद 1, ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री, तब हो जाएंगे अध्यक्ष यानी कि लोकसभा के स्पीकर, और तब हो जाएंगे सांसद यानी कि 5। तो 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5, सी आंसर, ठीक है। सबसे पहले उपराष्ट्रपति, तब राष्ट्रपति, तब प्रधानमंत्री, तब लोकसभा के स्पीकर, और उसके बाद सांसद। लेकिन याद रखिएगा, जब सदन चल रहा हो, जब लोकसभा का सदन चल रहा हो, तो उसमें सबसे हेड कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर है, सबसे हेड होता है, यानी कि ओम बिरला। इसलिए देखते हैं उनका सिंहासन ऐसे ऊपर में रहता है और बाकी लोग नीचे बैठते हैं प्रधानमंत्री के साथ। अब आइए आगे देखते हैं। अब आगे है लोकसभा। लोकसभा, लोकसभा के लिए, लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को लोगों की सभा कहा जाता है, लोगों का सदन, लोगों की सभा, ठीक है। इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, लोअर हाउस, लोअर हाउस भी कहा जाता है, निम्न निम्न सदन कहा जाता है इसको, निम्न सदन इसको कहा जाता है। देखेंगे, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, कितनी है? 25 वर्ष। अगर आप 25 साल के हो चुके हैं तो आप लोकसभा में चुनाव लड़ सकते हैं, सांसद बन सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में पूछेगा तो 30 साल, ठीक है, 30 साल, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, 35 साल। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 84 के डी के ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ठीक है। तो राज्यसभा में न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, याद रखिएगा। लोकसभा में 25 साल में और राज्यसभा को में 30 साल में आप बन सकते हैं। आगे देखेंगे, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को, फिर वही क्वेश्चन 25, लोकसभा में देखिए वही क्वेश्चन है 25, 30 और क्या है? राष्ट्रपति। तो कौन हो जाएगा? 25, 30 और 35, 25, 30 और 35, 25, 30 और 35, ए आंसर, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, राज्यसभा का सांसद बनने के लिए 30 साल जरूरी होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल के आप हैं तो बन सकते हैं। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम वर्ष क्या है बताइएगा? संसद सदस्य यानी कि ना, लोकसभा भी दे दिया है और राज्यसभा भी दे दिया है, तो ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 साल हो जाएगा लोकसभा के लिए और 30 साल हो जाएगा राज्यसभा के लिए। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष यथावत होगा? तो 2026 में, 2026 में क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा और 2027 में चुनाव हो रहा है, उस हिसाब से नया नया बिल भी लाया जा रहा है कि हर स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से आप सीट आवंटित किया जाएगा, जिसके लिए काफी विरोध भी किया जा रहा है। आइए इसको पढ़ लेंगे। संविधान के अनुच्छेद 84वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा अनुच्छेद 81 के 3 के परंतुक में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों की आवंटन की निर्धारण 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक लोकसभा स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना ही आधार होगा, ठीक है। तो अभी जो लोकसभा में सीट आप देखते हैं, लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं 543 सीट, वो किस जनगणना के आधार पर है? 1971 की जनगणना के आधार पर है। 2000 में ये होने वाला था चेंज, लेकिन 2000 से इसको कर दिया गया 2026, ठीक है, संशोधन करके। अब 2026 के बाद ये अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटें, वही क्वेश्चन है 2026। वर्तमान में देखिए वही क्वेश्चन है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा के लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य के मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अच्छा, राष्ट्रपति देखिए, दो आपको राज्यसभा में 12 सदस्य
और 2 सदस्य क्या करते हैं, लोकसभा में मनोनीत करते हैं, मनोनीत कर देते हैं, ठीक है। जो क्या होते हैं, आंग्ल भारतीय, 2 आंग्ल भारतीय, अब जिसको हटा दिया गया, ये है तो राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, लेकिन अब इसको हटा दिया गया। याद रखिएगा किस कैसे हटा दिया गया, देखिए अनुच्छेद 131 के अनुसार 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम से 2019 के द्वारा 334 में संशोधन कर दिया गया और लोकसभा एवं राज्यसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया, परंतु आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत व्यवस्था हटा दिया गया। तो कौन संविधान संशोधन है, याद रखना है, संविधान संशोधन 104वां, दम नोट कर लीजिएगा, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से क्या किया गया, एससी और एसटी का, एससी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो आपको आरक्षण का जो एज था वो 70 से बढ़ा के क्या कर दिया गया, 80 कर दिया गया, ठीक है। और जो 2 आंग्ल इंडियन थे, आंग्ल भारतीय थे, एंग्लो इंडियन थे, उनको मनोनीत करने वाला जो था सिस्टम, मनोनीत करने वाला सिस्टम क्या हुआ, हटा दिया गया। याद रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे। लोकसभा में आंग्ल, देखिए वही क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का क्या स्थिति है, तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा उसको मनोनीत करना क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। याद रखिएगा कब आया था ये, 2019 में। आगे देखेंगे, संविधान के लिए संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय वही है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन, डी आंसर। लोकसभा और उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, अध्यक्ष स्पीकर द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। तो सी आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, लोकसभा भंग होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग होता है। और लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है जब मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री बोल दे राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति जी लोकसभा अच्छे से नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, बूम बूम अफरीदी कर देंगे और लोकसभा को भंग कर देंगे। याद रखिएगा, ठीक है। आगे, अनुच्छेद 85 का 2 का ख के अनुसार, अनुच्छेद 85 के 2 के ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा करता है। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है तो ऐसा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को अपने आप भंग हो जाता है, ठीक है, बहुमत खो देने पर। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के द्वारा, वही क्वेश्चन आगे, कौन करेगा, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति उसको भंग कर देंगे। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, तो देखिए 3 सत्र होता है लोकसभा में, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसूनी सत्र। 3 सत्र होता है। कौन कौन सत्र होता है, बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। आइए पढ़ते हैं। देखिए, भारत के संविधान के प्रति, भारत के संविधान के प्रति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 85, भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है, ठीक है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर ना हो, ठीक है। 3, देखिए कोई भी सत्र जो होता है उसमें 6 महीने से ज्यादा का इंटरवल नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको बजट सत्र, आपको मान लीजिए जनवरी में बुलाया गया बजट सत्र, मान लीजिए बजट सत्र आपको जनवरी में बुलाया गया, तो जनवरी के बाद फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून में हर हाल में बुलाना पड़ेगा। ये अगर आप जुलाई में बुलाइएगा तो लोकसभा भंग हो जाएगा। मतलब 6 महीना का अंतराल होना चाहिए। एक और सिस्टम,
60 दिन से ज्यादा कोई भी सांसद अगर एब्सेंस हो गया, मान लीजिए कंगना रनावत चली गई शूटिंग करने, कंगना रनावत जो है, जो 2014 में देश आजाद करवाई थी, अगर 2 महीना से ज्यादा शूटिंग कर दी तो उनको मंडी भेज दी, मंडी के जो सांसद हैं उनको भेज दिया जाएगा वापस, समझ रहे हैं ना, भेज दिया जाएगा। दो तो कंगना रनावत मान लीजिए 60 दिन से ज्यादा अगर छुट्टी ले ली तो क्या होगा, उनको उनको संसदीय, उनका जो संसदीय पावर खत्म कर दिया जाएगा। तो कौन कौन सा देखिए होता है, बजट सत्र होता है फरवरी और मई के बीच में, ठीक है। उसके बाद मॉनसून सत्र होता है जुलाई और अगस्त या सितंबर में, ठीक है। और शीतकालीन सत्र होता है नवंबर दिसंबर में। तो 3 सत्र होता है, ठीक है। आगे, लोकसभा में कम से कम कितनी बार सत्र बुलाया जाता है, वर्ष में 3 बार। संसद 2 सत्रों के बीच अंतराल कितना होना चाहिए, 6 महीने का। संसद के 2 सत्रों के बीच में अंतराल कितना होना चाहिए, तो 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। आप जानते हैं ना, 80 सीट है यूपी का, 80 के बाद 80 सीट है। उत्तर प्रदेश में कितना सीट है लोकसभा का, 80 सीट है, ठीक है। और उसके बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितना, 48 सीट है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद आता है आपको पश्चिम बंगाल, उसके बाद आता है आपको पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, देखिएगा। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का 80 सीट, अब बिहार में 40 सीट। जहां, अच्छा बिहार में बताइएगा, बिहार में जो है, बिहार में लोकसभा का कितना सीट है, 40 सीट है लोकसभा का, ठीक है। राज्यसभा का कितना सीट है, 16 सीट है राज्यसभा का, ठीक है। अच्छा, विधानसभा का सीट कितना है, 243। और विधान परिषद का सीट कितना है बताइएगा, 75, ठीक है। विधानसभा का 243 सीट में 38 सीट जो है आरक्षित है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 2 सीट, मात्र 2 सीट आरक्षित है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। वो 2 सीट कौन कौन सी है पूछता है, कटोरिया, कटोरिया और मनिहारी, मनिहारी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये बहुत पाकिस्तान वाला कलर लग रहा है हमको, आगे देखिएगा, ठीक है। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व यानी कि सीट का प्रश्न है, तो कौन से राज्य दूसरे तथा सेकंड और थर्ड पूछ रहा है। तो पहला पे तो यूपी हो जाएगा, पहला पे क्या हो जाएगा, यूपी। और दूसरा पे क्या हो जाएगा बताइए, महाराष्ट्र में। पहले देखिए बिहार में 54 था, जबकि क्वेश्चन पूछा हुआ है कब का, 94 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उस समय बिहार और झारखंड एक था, बिहार और झारखंड एक था, और दोनों का मिला के कितना सीट था, 54 सीट था, याद रखिएगा। लेकिन अब बिहार में आप मात्र आपको 40 सीट है, 40 सीट है। तो बिहार तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा ये आंसर हो जाएगा उस हिसाब के तरह से, हालांकि क्वेश्चन ही गलत है। अभी के हिसाब से सेकंड पर कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र, सेकंड पर महाराष्ट्र, और थर्ड पे हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल, ठीक है। थर्ड पे आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, बिहार में 40 सीट है। लोकसभा के चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जनमत खो देगा यदि उसे प्राप्त ना हो 1/, कितना मत, 1/6 भाग। तो डी आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। अगर लोकसभा का चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि, सुनते हैं ना कि जमानत भी जब्त हो जाएगा, जमानत भी नहीं बचेगा, अगर उसको टोटल वोट का 1/6 भाग भी नहीं आया तो क्या होता है, जमानत, जमानत जो होता है जब्त हो जाता है, जब्त, जमानत राशि जब्त, जब्त हो जाता है, ठीक है। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की लौह पुरुष जी की मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। इस समय नहीं थे, आकस्मिक मौत हो गई थी उनकी। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई, बाप रे क्वेश्चन है, हालांकि देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये आपको 9वीं लोकसभा का गठन, डायरेक्ट देख लीजिए, हमको भी नहीं आता है लो, हालांकि ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा,
आपसे क्वेश्चन पूछ देगा 2025 के लोकसभा चुनाव का, 2024 के सॉरी लोकसभा चुनाव का, तो उसके बारे में देख के जाइएगा। 9वीं लोकसभा का गठन 2 दिसंबर 1989 में हुआ था, याद रखिएगा। 13 मार्च 1991 को यह भंग कर दी गई थी। आगे देखते हैं। भारत में 12वीं लोकसभा के निर्वाचन हुए थे। कब हुए 12वीं लोकसभा के निर्वाचन? भारत में 12वीं लोकसभा के निर्वाचन हुए थे 1998 में। 12वीं लोकसभा का गठन 10 मार्च 1998 को हुआ था। आगे देखिएगा। लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, लोकसभा के नेता कौन होते हैं? नेता दल प्रधानमंत्री। चूंकि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री पद नियुक्त करता है, किसी भी सदन के नेता उस सदन का सदस्य होता है, यद्यपि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, तो लोकसभा में सदन के नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है। याद रखिएगा, मतलब राष्ट्रपति नियुक्त करता है लोकसभा का हेड किसको? प्रधानमंत्री को। अगर प्रधानमंत्री नहीं है, अगर सदन में प्रधानमंत्री नहीं है, तो उस सदन का जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा का कोई वरिष्ठ सांसद होगा। ये नहीं कि गृह मंत्री बन जाएंगे। लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो डी सी इसका राइट आंसर। ठीक है, सी इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन गलत है, बीपीएससी क्वेश्चन गलत ना दे, ऐसा हो नहीं सकता है। लोकसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष, देखिए भी क्वेश्चन फालतू है। उस समय का उपाध्यक्ष पूछा गया है। लोकसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, उस समय का पूछा गया है, 1999 का। धन विधेयक पेश किया जाता है। धन विधेयक पेश किया जाता है कब, कहां? खाली लोकसभा में। याद रखिएगा, धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 कहां पेश किया जाता है? केवल पेश किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा में ही पेश किया जाता है धन विधेयक। ठीक है, और कौन सा धन विधेयक वित्त विधेयक होगा, ये लोकसभा स्पीकर तय करते हैं। आगे देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? टैक्स लगाना समाप्त करना व उसके विनिमय में प्रत्यावर्तन करना, धन की उधारी का विनिमय करना, भारत की संचित निधि के धन का विनियोग करना है। तो तीनों सही हो जाएगा जी। भारत के संचित निधि के खर्च का, चारों सही हो जाएगा, डी आंसर। देखिए, भारत संविधान में धन विधेयक क्या करता है? टैक्स लगाता है, समाप्त करता है, सब धन विधेयक का काम है। देखिए, पढ़िएगा। संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंध के तहत टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनिमय में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनिमय करना, भारत की संचित निधि के धन का विनियोग करना तथा सभी के धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया। अतः इस प्रकार सारे उत्तर सही है। विकल्प आपको क्या है? विकल्प आपको हो जाएगा ये आपको सही। भारतीय संविधान ई सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? बजट शब्द जो आता है आपको अनुच्छेद 112 के तहत। ठीक है, भारतीय वित्तीय विवरण यानी कि बजट जो है 112। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, वित्त आयोग द्वारा या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। देखिए, पढ़ेंगे इसको। संसद भारत का सर्वोच्च विधिक निकाय है। संसद जो है भारत का सर्वोच्च विधिक निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा, राज्यों की परिषद तथा लोकसभा। संसद जो होता है, देखिए अनुच्छेद 69 कहता है 79 कि संसद जो होता है किस किस चीज से मिलकर बना होता है? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ये 3 चीज मिला के बनता है संसद। ऐसा कहने वाला कौन है? तो अनुच्छेद 79। ठीक है, 79 ना कहते हैं, 79 80, हाँ 79 79। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में किसी सदनों को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि व लोक लेखाओं पर भारत की संसद की अनुशंसा से वित्तीय स्वीकृति दी जा सकती है। भारत की संसद का व्यय संसद द्वारा ही
नियंत्रित किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आंसर संसद नहीं है, इसमें संसद द्वारा किया जाता है, संसद नहीं है, संसद में ये तीनों आते हैं, तो ई आंसर हो जाएगा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। संयुक्त सत्र का किस अनुच्छेद से बुलाया जाता है? देखिए यहाँ गलती लिख ले, यहाँ गलत लिखे हुए 108 हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन 108 हो जाएगा। संसद में कटौती प्रस्ताव क्या है? संसद में कटौती प्रस्ताव क्या है? सरकार के कटौती प्रस्ताव, तो सरकार के बजट के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, सरकार के दैनिक वित्तीय खर्चों पर रोक, भारत की संचित निधि से अनुदान पर रोक, सरकार के अनुदान पर रोक, सरकार के अनुदान पर रोक, सरकार के बजट प्रस्ताव में कटौती करने का प्रस्ताव जो हो जाएगा आपका, देखिए क्या है, कट मोशन कहते हैं इसको। केंद्रीय बजट की अनुदान मांगों के संशोधन हेतु संसद के निचले सदन लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तथा वास्तविक कटौती प्रस्ताव यानी कि कट मोशन कहलाता है, जिसके द्वारा सरकार के बजट प्रस्ताव में व्यय हेतु प्रस्तुत मांग की अनुसूचित बताए उसमें कमी प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं: नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययित कटौती प्रस्ताव, याद रखिएगा। इसके द्वारा सरकार के बजट प्रस्ताव में व्यय के, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंफर्म नहीं थे हम, इसीलिए आपको पहले पढ़ा दिए। बजट प्रस्ताव में खर्च में क्या होगा? कटौती प्रस्तुत करना, ठीक है, याद रखिएगा, कटौती प्रस्ताव होता है। कभी सरकार का मान लीजिए फंड है कम पड़ गया तो बजट में कुछ कटौती करना ही कटौती प्रस्ताव होता है। और 3 तरह का कटौती प्रस्ताव होता है। क्या होता है, कितने तरह का, इसको ध्यान में रखिएगा। नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययित कटौती, ठीक है। अगला सवाल, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से 60 दिन तक क्या होगा? कंगना रनावत आपको 2 माह तक, ठीक है, 60 दिन मतलब 2 माह तक क्या होगा? एब्सेंट होगा तो उसका संसदीय सिस्टम छीन लिया जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार, सदन के अन्य सदनों की भांति मतदान का अधिकार, 2 मताधिकार, एक सामान्य अवधि में और दूसरा सामान्य मतदान का अधिकार नहीं। तो लोकसभा के अध्यक्ष भी जो होता है वोट कब करते हैं? जब दोनों के तरफ क्या हो, 50-50 हो जाए, याद रखिएगा। तो उसको अनुच्छेद 100 के अंदर डाला जाता है। मतलब मान लीजिए 50 वोट आया इधर राज्यसभा से, अब मतलब लोकसभा में जो आपको विपक्ष के तरफ से 50 वोट आया और पक्ष के तरफ से 50 वोट आया, तब क्या होता है? लोकसभा के स्पीकर वोट करते हैं आर्टिकल 100 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा, वही चीज लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद राज्यसभा देखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 102 का 1 का बी, थोड़ा सा तूफानी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा, देखिए, ठीक है, 1 का बी। संविधान का अनुच्छेद 102 का 1 का ए किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। 1 का ए हो जाएगा, ये 1 का ए, ये सॉरी, ये हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, ई बी नहीं होगा। अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति संसद के किसी सदन के सदस्य चुने जाने के लिए, सदस्य होने के लिए निर्हित हो यदि उस भारत सरकार के किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद पर छोड़कर धारण किया जाए, वो देखिए कर सकता है। क्या होता है? लाभकारी पद पर, मतलब किसी लाभकारी पद पर ना हो और सांसद बनाया जाता है उसको। तो ये आपको भारतीय संविधान के 102 में तो है ही, लेकिन डीप में जाइएगा तो 102 का 1 का ए में है, ठीक है, कि कोई भी जो सांसद है किसी भी लाभकारी पद पर ना हो उस पर रोक लगाया जाता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा, ठीक है। एक बार टाइमिंग देख लेते हैं, कितना हो गया, 54 मिनट हो गया। चलिए आगे देखते हैं राज्यसभा। अब देखिए राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं,
ये कभी भंग होती है, ये कभी भंग नहीं होती है, याद रखिएगा। इसके 2/3 सदस्य जो होते हैं हमेशा चेंज होते हैं, और इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा का कार्यकाल होता था 5 साल का, इसका कार्यकाल होता है 6 साल का, याद रखिएगा। देखिए राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, जिसमें 20 सदस्य, नहीं गलत, 275 सदस्य, गलत, 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, 252 सदस्य जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मानित किया जाता है। तो इसमें कितने होते हैं, देखिए 238 और 212, टोटल 250 सदस्य होते हैं। तो 250 सदस्य ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें 12 सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, कला के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, ये सब क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत उपखंड क एवं ख में क्रमश कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देश किए जाने वाले 12 सदस्यों को तथा राज्य की ओर से, संघ की ओर के क्षेत्र से 238 राज्य और संघ के तरफ से 238 और 12 राष्ट्रपति के तरफ से 250, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रतिनिधियों में कुल 250 से मिलकर राज्य बनेगा। अनुच्छेद 80 के 4 के अनुसार राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्माण उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचन सदस्य द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। अतः इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से भारत के नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य करते हैं। अनुच्छेद 80 के 5 के अनुसार राज्यसभा में संघ के क्षेत्र प्रतिनिधि ऐसी रिक्ति चुने जाएंगे जो संसदीय विधि द्वारा विविधित करेंगे। तो लोकसभा में डायरेक्ट लोग चुनते हैं, हम लोग जाके वोट देते हैं, लेकिन राज्यसभा में जो होते हैं वो हमारे प्रतिनिधि द्वारा वोटिंग की जाती है। मतलब जो विधायक गण को हम लोग चुन के भेजते हैं ना, जो विधायक गण को जो चुन के हम लोग भेजते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो प्रतिनिधि ही हमारे वोट करके चुनते हैं, याद रखिएगा। और 238 सीट है टोटल, जिसमें से 16 सीट बिहार से है, 16 सीट बिहार से है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिक द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक द्वारा उनके प्रतिनिधि के माध्यम से चुने गए सदस्य, या डी भी आंसर है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो डी आंसर हो जाएगा। क्या है कि नागरिक द्वारा सीधे चुने जाते नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भी होते हैं 12, और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक और उनके प्रतिनिधि द्वारा चुने भी जाते हैं, तो डी आंसर। आगे देखिएगा, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्यक्ष 5 वर्ष से समाप्त होता है, प्रत्यक्ष 6 वर्ष में समाप्त होता है। बिल्कुल हो जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है, बिल्कुल। राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं होता है, राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है समाप्त होने का विषय ही नहीं है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल जो होता है वो क्या होता है, हर 6 साल पर चेंज हो जाता है, 2/3 सदस्यों का। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है, एक स्थायी सदन है, भंग नहीं होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के 1 राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर चेंज हो जाते हैं, 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 साल पर चेंज होते रहते हैं। और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं 6 साल के लिए, ठीक है। आगे, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, नहीं, इससे विघटित नहीं किया जा सकता है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। या डी, बी और सी दोनों सही है, बिल्कुल बी और डी दोनों सही हो जाएगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है, तो किसी के पास नहीं होता है, राज्यसभा भंग नहीं होती है, याद रखिएगा। अपर हाउस राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, चाहे वो महामहिम ही क्यों ना हो, उसको भंग नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है,
धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है? नहीं, ये बिल्कुल यही गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। धन विधेयक की जो शुरुआत है, पिछले हम लोग आप लोग को बताया था, कहां शुरू होती है? लोकसभा में। लोकसभा में इसकी शुरुआत होती है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 109 के एक के तहत धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109 के तहत कहा गया है कि राज्यसभा के धन विधेयक 14 दिन के भीतर सिफारिश सहित लोकसभा को वापस करेगी। लोकसभा राज्य की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो तीनों सही है, लेकिन वो गलत है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, 52 में। अनुच्छेद 352 में प्रयोग हुआ है। ये इमरजेंसी का अनुच्छेद है, याद रखिएगा। ठीक है, संविधान में मंत्रिमंडल, परिषद ये यूज हुआ है, मंत्री परिषद, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल के उद्घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में संसूचित करे। ठीक है, राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर किया जाता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर उनकी जनसंख्या के अनुपात में संस्थान, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में संस्थान, उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो प्रत्येक राज्य के लिए बराबर उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में, उनके राजस्व के अनुपात में। राज्यसभा में जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात पे उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है, याद रखिएगा। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया गया। इस प्रकार किसी राज्य के राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, यह निर्धारण राज्यसभा की चौथी अनुसूची में किया गया है। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। सीटों का आवंटन, सीट का आवंटन, याद रखिएगा कि राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करेंगी। पॉपुलेशन यानी कि जनगणना, जनसंख्या पर डिपेंड करेंगी। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? देखिए, आंसर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन गलत है, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। व्याख्या सही है। प्रश्नकाल और सभा पटल के पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से जस्ट पहले का समय जो होता है शून्यकाल होता है, याद रखेंगे। प्रश्नकाल जब शुरू होता है उसके रखे जाने के पश्चात और सूचीबद्ध कार्य जो शुरू होता है उसके बीच का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं, याद रखिएगा। चूंकि ये मध्यमाय 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाग में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल के मामले उठाए जाने के सदस्य प्रतिदिन 8:30 से लेके 9 बजे के मध्य महत्वपूर्ण विषय के उठाना चाहते हैं, इस बारे में स्पष्ट बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या ना उठाने की अनुमति अध्यक्ष पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट है नहीं है वो सब अध्यक्ष तय करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। हाँ ठीक है, सदन को आहूत करना यानी कि शुरू करने का को क्या कहते हैं? दीक्षांत कहते हैं। ठीक है, देखिए ये भी गलत है यार, बीपीएससी इतना गलत देता है ना। स्थगन से सत्रावासन होता है, स्थगन से सत्रावासन होता है, विघटन से सदस्य समाप्त होता है, बिल्कुल सही। स्थगन सदस्य के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, इनमें से कौन द्वारा सही है? देखिए ये पढ़ लेते हैं, ऑप्शन तो गलती है। देखिए समनिंग यानी आवाहन। ठीक है, समनिंग यानी कि आवाहन, इसको कहते हैं आवाहन। एडजर्नमेंट यानी कि स्थगन। कोर्ट को देखते हैं ना, कोर्ट इज एडजर्न यानी कि न्यायालय को स्थगन किया जाता है। और प्रोरोगेशन यानी कि सत्रावासन, और डिसोल्यूशन यानी कि विघटन से संबंधित है। इस प्रश्न के हिंदी संस्करण के अनुसार कथन 1 और 3 सही है तथा 2 और 4 गलत है। ठीक है, 1 और 3 सही है, 2 और 4 गलत है। एक तो सही है और 3 सही है। विघटन से क्या होता है? एडजर्न मतलब खत्म करना। ठीक है,
आहूत करने को कहते हैं दीक्षांत और खत्म करने को कहते हैं एडजर्न, यानी कि विघटन करना। ठीक है, आगे चलिएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होती है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, गलत गलत, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए, उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में मतभेद हो। बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा। ठीक है, केवल 4। जब मतभेद होती है तब क्या होता है, आपको ये तो सब बता चुके हैं। 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, लेकिन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति इसको बुलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति कमर्स कितने सदस्य द्वारा लोकसभा और राज्यसभा को के लिए मनोनीत करते हैं, तो 2 और 12, 2 लोकसभा और 12 राज्यसभा। ठीक है, मनोनीत करते हैं, कमर्स पूछ रहा है, पहले लोकसभा है तो 2 और फिर राज्यसभा है तो 12। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे 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 देखिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत होते हैं, तो 12 व्यक्ति मनोनीत होते हैं। संसद के सत्रावासन के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 123 123 याद रखिएगा। राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल 72, राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। और यहां से कल देखेंगे, ये एक पेज आ गया इसमें संसदीय समितियां से, यहां से कल आपको देखेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन ही दिया हुआ, उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ना है। चलिए ये था आज का हमारा पॉलिटी का क्लास। अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।